हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ मैं पापन ऐसी जली उपन्यास का दूसरा भाग। चलो सुनते हैं। सरगम ने जब सुना कि दीपा अब इस दुनिया में नहीं रही तो उसे उस बात का बहुत दुख हुआ। वो कुछ दिनों तक केवल दीपा के बारे में ही सोचती रही और एक दिन माँ, दीपा को अगर उसके ससुराल ना भेजा जाता तो शायद आज वो जिंदा होती, है ना। तब उसकी माँ शुभांगी बोली, बेटिया ये जग ही ऐसा है, एक बार बेटी के हाथ में मेहंदी रच जाती है ना तो वह अपने माँ बाप के लिए बिल्कुल पराई हो जाती है। तुम भी मेरे साथ ऐसे ही करोगी? सरगम ने पूछा। ना बेटिया, हम तो उस दिन दीपक के ही पक्ष में बोले थे और तुम्हारे बाबूजी ने भी तो दीपक के बाबूजी से कहा था कि अभी दीपा को ससुराल मत भेजिए, लेकिन उन्होंने उल्टे तुम्हारे बाबूजी को ही खड़ी कोठी सुना दी। अब बताओ भला, ऐसे कहीं होता है? बिटिया कष्ट में है और उसे फिर से ससुराल भेज दो। शुभांगी बोली। तुम मुझे कभी पराया तो ना करोगी? सरगम बोली। ना, तुम तो मेरी सोनसिरिया हो, शुभांगी बोली। और उस दिन के बाद सरगम अपने माँ बाबूजी की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो गई और उसने अपना मन अच्छी तरह से पढ़ाई में लगा लिया और उसने बहुत ही अच्छे अंकों के साथ 10वीं पास कर ली। अपने स्कूल में 10वीं में उसके सभी लड़कियों से ज़्यादा अच्छे अंक आए। उसके अध्यापकों ने भी उसकी बहुत तारीफ की। सरगम की बाबूजी को अपने बेटी पर फख्र महसूस हुआ और वे उसकी तरक्की से गदगद हो गए। अब जब सरगम ने 10वीं पास कर ली तो सरगम के बाबूजी ने चाहा कि उनकी बिटिया डॉक्टर बने, इसलिए वो चाहते थे कि सरगम बायोलॉजी ले और सरगम ने अपनी बाबूजी की बात मान ली। उसे लगा कि उसके बाबूजी ने जो भी उसके बारे में सोचा होगा वो ठीक ही सोचा होगा, इसलिए अब वो आगे की पढ़ाई बड़ा ध्यान से करने लगी। समय बीता और उसने 11वीं पास कर ली और 12वीं में पहुंच गया, लेकिन उसके बीच उसके बाबूजी की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरी इलाज के बाद पता चला कि उनके लीवर में अल्सर हो गया है। सरगम के बाबूजी अब स्कूल जाने में असमर्थ थे और घर पर भी बच्चे को संगीत का ट्यूशन नहीं दे पा रहा था। घर में रुपयों की तंगी होने लगी तो सरगम ने 5वीं और 6वीं कक्षा के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और शुभांगी ने अपनी सिलाई का काम फिर से शुरू कर दिया, जो वो सालों पहले किया करती थी। 3 बच्चे की परवरिश और पोती का इलाज करवाने के लिए भी तो रुपयों की ज़रूरत थी, लेकिन उन रुपयों से गुजारा नहीं हो सकता था। इसलिए एक एक करके शुभांगी के गहने बिकते रहे, लेकिन त्रिपाठी जी के हालत में सुधार नहीं हो पाया और अल्सर ने कैंसर का रूप ले लिया। अपने बाबूजी की बीमारी और परिवार की जिम्मेदारियों के बावजूद भी सरगम ने अच्छे अंकों से 12वीं पास कर ली। अब उसे मेडिकल एग्ज़ाम की पढ़ाई की तैयारी करनी थी। उसके लिए उसे किताबों की ज़रूरत थी, लेकिन वो पैसे की कमी के कारण उन्हें नहीं खरीद सकती थी। और फिर उसके बाबूजी के हालात बेहतर होने की बजाय और बिगड़ती चली गई, लेकिन त्रिपाठी जी की मदद के लिए उनका कोई भी रिश्तेदार सामने नहीं आया, क्योंकि त्रिपाठी जी ने शुभांगी से प्रेम विवाह किया था और शुभांगी ब्राह्मण परिवार से नहीं थे, जो कि त्रिपाठी जी के परिवार को मंजूर नहीं था। इसलिए त्रिपाठी जी अपने परिवार को त्याग कर इस कक्ष में चले आए। अब त्रिपाठी जी ने अपने और अपने परिवार की मदद के लिए अपने पुराने मित्र सदानंद मिश्र जी को बुलाया, जो कि दिल्ली में रहते थे। सदानंद बड़े ही भोले और दयालु प्रवृत्ति के थे। अपने मित्र की एक पुकार में वो दौड़ चला आया और अपने मित्र का हालचाल पूछा। तब त्रिपाठी जी ने उसने कहा कि आप मेरी हालत तो देख ही रहे हो, मुझे लगता है अब मैं इस दुनिया में ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं रह गया हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा।
तब सदानंद जी ने त्रिपाठी जी से कहा, मित्र, आप परेशान ना हो, आपकी सेहत में जल्द ही सुधार आ जाएगा। तब त्रिपाठी जी ने बोली, आपके ये झूठा दिलासा मेरी सेहत ठीक नहीं कर सकता। मुझे ये अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे अभी अंत समय चल रहा है। मित्र, ऐसे ना कहो, इतना निराश अच्छी नहीं है। सदानंद जी बोली, मुझे अपनी चिंता नहीं, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, बस यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। त्रिपाठी जी बोली, आप नाहक ही परेशान होते हैं, मैं हूँ ना। सदानंद मिश्र जी बोले, बस मैं ऐसे ही दिलासा चाहता था। त्रिपाठी जी ने बोले, मित्र, चिंता ना करो, सरगम भी मेरी बेटी भानुप्रिया की तरह ही है। अब उसे उसकी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो इस काबिल बन जाए कि भविष्य में अपनी माँ और भाइयों का सहारा बन सके। सदानंद मिश्रा जी बोले, मुझे आपसे यही आशा थी, वादा कीजिए मेरे बाद मेरे परिवार डर डर की ठोकर नहीं खाएगा। त्रिपाठी जी बोले, जी मैं आपसे वादा करता हूँ। सदानंद मिश्रा जी बोले, और फिर सदानंद जी से ऐसे वादा लेकर आखिर एक दिन त्रिपाठी जी इस दुनिया से विदा हो गए और पीछे सर गए अपना रोता बिलखता परिवार। त्रिपाठी जी के जाने के बाद सदानंद जी ने पूरी तरह से त्रिपाठी जी के परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वैसे भी सदानंद जी बहुत ही अमीर थे। उनका दिल्ली में बंगला था और काफ़ी फैक्ट्रियाँ थी जो उन्हें विरासत में मिली थी। सदानंद जी के परिवार में उनका बेटा आदेश, उनकी बेटी भानुप्रिया और उनकी पत्नी शीतला थे। कॉलेज के ज़माने से ही कुलभूषण त्रिपाठी जी और सदानंद मिश्रा जी दोनों दोस्त थे। दोनों के विचार मिलते थे, इसलिए अच्छी दोस्ती हो गई। ऊपर से सदानंद जी त्रिपाठी जी की गायकी के कायल थे। त्रिपाठी जी कुछ गरीब परिवार से थे, इसलिए सदानंद जी रुपयों से भी उनकी मदद कर दिया करते थे। कॉलेज के दिन बीत गए, फिर दोनों का ब्याह हो गया और दोनों अपने अपनी गृहस्थी में रम गए। दोनों में खत के जरिए कभी कभार बात हो भी जाती थी, लेकिन जिम्मेदारियों के बढ़ने के साथ साथ ये भी सिलसिला भी टूट गया। अब जब त्रिपाठी जी की कोई सहारा नजर नहीं आया तो उन्हें मदद सदानंद बाबू के याद आई और सदानंद बाबू भी पीछे नहीं हटे। अपने दोस्तों की एक पुकार पर वो दौड़ चला आया। दोस्तों, आज के लिए यही थी। अगले भाग में ज़रूर मिलेंगे।